एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही और मुझे इस प्रेगनेंसी जर्नी के में क्या क्या सिम्टम्स रहे और मुझे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई। आज मैं आपके साथ सब कुछ डिस्कस करूंगी। सो दोस्तों, जो मेरी प्रेगनेंसी है और मेरी डिलीवरी को अभी 4 मंथ्स हो चुके हैं। सो सब कुछ मुझे अभी याद है और मैंने कुछ नोट डाउन भी करके रखा था। सो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो दोस्तों, मेरी पहले से ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। सो मेरी पहली बेटी है, 4 साल की है। सो 4 साल होने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमें एक सेकंड बेबी कर लेना चाहिए और 2 बच्चे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसे कि सब लोग सोचते हैं। और हमने पहले से ही डिसाइडेड था कि 2 बच्चे हमें करने हैं। तो फिर दोस्तों, हम प्लानिंग कर ही रहे थे और प्लानिंग करते करते 1-2 महीने हो गए थे। और उसके बाद आया जुलाई का महीना। सो जुलाई 2022 फिर हम गए थे सर्बिया घूमने के लिए हॉलीडे पे। सो उस दौरान हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके घूम रहे थे। और जब बोलते हैं ना, जब आप स्ट्रेस फ्री रहते हो तो फिर ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। तो फिर हॉलीडे से आने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स थी। मैंने अनपैकिंग की, सब किया और फिर टाइम आया जब हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर महीने मैं इस दौरान चेक कर रही थी। तो फिर जो नॉर्मल घर में किट रखी थी वो उसमें मैंने चेक किया, तो उसमें जो पिंक एक एक्स्ट्रा लाइन थी वो आ गई थी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तो तुरंत ही मैंने हस्बैंड को भी मैसेज किया कि मुझे लग रहा है कि अब कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है। सो फिर एक बार और कंफर्म करने के लिए फिर हम जो क्लियर ब्लू डिजिटल वाला होता है प्रेगनेंसी किट, तो वो लेकर आए थे। और फिर उसमें हमने जब टेस्ट किया नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसमें क्लियरली लिखा आ गया था यू आर प्रेग्नेंट एंड 2 से 3 वीक्स उसमें लिखा आ गया था। जैसे कि हमें प्रीवियस प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था कि यूके में कैसे प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीड करना होता है, तो हमने वही फॉलो करते हुए अपने जो जीपी है उसको फ़ोन कर दिया कि हमारा जो है हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है और हमारा बेबी आ सकता है। तो फिर उन्होंने जो हमें रजिस्टर कर लिया, उन्होंने मिडवाइफ को इन्फॉर्म कर दिया। यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी मिडवाइफ है उनको वो इन्फॉर्म कर देते हैं और उसके बाद वो आपसे कांटेक्ट करती हैं और आगे का प्रोसीजर चलता है फिर। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया था और कुछ दिनों बाद ही जो मिडवाइफ है उनका फ़ोन आ गया था। जो मिडवाइफ होती है फिर उन्होंने जो इनिशियल प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया था। और इस बार ऐसा भी था कि आप ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ भर सकते हो, तो ऑनलाइन फॉर्म था वो भी हमने भरा था कि उसमें पूछते हैं कि आप कौन सा हॉस्पिटल प्रेफर कर रहे हो और आपकी जो ऑनलाइन आपको कब पता चला जो आपकी एलएमपी होती है और लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी कब थी, वो ये सब डिटेल्स वो लेते हैं। और फिर जब मिडवाइफ का भी फ़ोन आया तो वो भी काफ़ी सारे सवाल आपसे करती हैं। बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म होता है, उसमें पूछा जाता है कि आपके बारे में, आपकी हिस्ट्री, आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी कब रही, कितने साल का आपका पहले बच्चा है और आपकी कोई पहले कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं रहे थे एंड आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, आपको और भी कोई बीमारी तो नहीं है। आपके पेरेंट्स के बारे में भी पूछेंगे, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है ज़्यादा और अस्थमा तो नहीं है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं वो उन्होंने पूछे। और उसके बाद जब ये सारा फॉर्म हो गया था फिर उन्होंने हमारी जो आगे की अल्ट्रासाउंड की डिटेल्स है वो अपॉइंटमेंट है उसके लिए हमें बुक कर दिया था। साथ में ही उसके ब्लड टेस्ट भी होता है उसी दौरान। यहाँ पर यूके में जब आपके 12 वीक्स कंप्लीट हो जाते, 3 मंथ्स, उसी पर वो आपका पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, जैसे दर्द हो रहा है या कुछ भी वो सिम्टम्स बताते हैं, तो अगर आपको हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको लग रही है, तो आप तुरंत मिडवाइफ से कंफर्म करिए या फिर आप जीपी में जा सकते हैं। तो सब कुछ हमारा डन हो गया था और 3 वीक्स तक मुझे नॉर्मल जो मॉर्निंग सिकनेस थी वो रहती थी, थोड़ी बहुत उल्टी आना और थोड़ा वीकनेस लगना, कभी कभी हेडेक होना, तो ये नॉर्मल ही था। तो ये सब नॉर्मल चल रहा था। फिर दोस्तों, से होते होते जो हमारा अपॉइंटमेंट है फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का, वो आ गया था 12 वीक्स का। वो जो अल्ट्रासाउंड था वो हमारे कम्युनिटी सेंटर में ही था, पास में, बिग हॉस्पिटल में नहीं था, छोटे कम्युनिटी सेंटर में था।
तो मेरे हस्बैंड और मैं गए थे और हमारी बेटी को फिर हमने अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ा था, क्योंकि बच्चों को ले जाना उस वक्त अलाउड नहीं था। और हमारे साथ ये भी प्लस पॉइंट था कि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम हो चले थे, तो ये भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कोविड के रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, ठीक ठीक थे। तो बस वही था, मास्क लगाना है, जाना है, बच्चों को नहीं लेके जाना है। तो बस हमारा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ और उसी वक्त फिर उस डॉक्टर ने कहा यस आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म है, मुझे हार्ट बीट मिल गई है बच्चे की, और एक ही सिंगल बच्चा होने वाला है, ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। और तभी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, क्योंकि एक तरीके से आप तभी कंफर्म कर पाते हो जब एक हार्ट बीट आपको मिल जाए, तभी एक मेन तरीके से कंफर्म हो जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी आ चुकी है। और हम दोनों बहुत ही खुश थे और सब कुछ सही चल रहा था, और जितना बच्चे को बड़ा होना चाहिए उस वक्त वो सब उन्होंने बताया। उसी समय हमारा जो एंटी स्कैन होता है, एंटी और डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड, वो सब उसी की वो आप पहले से ही पूछ लेते हैं आपसे मिडवाइफ कि आपको ये सब भी टेस्ट करवाने हैं क्या। तो हमने सबके लिए हाँ बोला था, तो उसी वक्त तो हमारे सैंपल ब्लड टेस्ट प्लस स्कैन का मिलाकर वो रिजल्ट देते हैं, तो वो भी हमारा सब कुछ उन्होंने कर लिया था। और ब्लड टेस्ट भी जब हम फिर मिडवाइफ के पास गए, वहीं अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उन्होंने हमारे सारे ब्लड स्कैन करने के लिए ले लिए थे, सैंपल्स कलेक्ट कर लिए थे। उसमें काफ़ी सारे होते हैं, आयरन का होता है, HIV, बहुत सारे सारे सैंपल्स उनने ले लिए थे, और जिसके रिजल्ट फिर फॉलोइंग वीक में आने वाले थे, तो आ जाते हैं वो। फिर ये सब हो गया, हम घर आ गए, फिर जो हमारे सारे रिजल्ट्स थे वो भी आ गए थे, एंड सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था, उस दिन उन्होंने वो भी बुक कर दिया था। वो अपॉइंटमेंट होता है आपका 24 वीक पे, जब आपका पूरा डिटेल स्कैन होता है बच्चे का, एनोमली स्कैन बोलते हैं उसको, तो वो होना था। लेकिन उसी बीच में मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, GP को फ़ोन करके जो हमारे ब्लड रिजल्ट आए थे, क्योंकि मेरा हमेशा आयरन बॉर्डर लाइन पे रहता था, तो उन्होंने पहले से ही आयरन की कुछ टैबलेट प्रिस्क्राइब करवा ली थी, और फॉलिक एसिड और विटामिन डी, ये सब मेरा शुरू से, जब मैंने फर्स्ट टाइम बताया था डॉक्टर को और मिडवाइफ को, तो तब से ही मेरे जो प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी में विटामिन्स होते हैं, वो सारे चल रहे थे। विटामिन डी, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब मैं ले रही थी। फिर उसके बाद जब सब चलता रहा, और फिर जब हमारा जो आ गया था 24 वीक वाला एनोमली स्कैन वाला अपॉइंटमेंट, सो उसके लिए हम गए थे QE हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल है यहाँ का। सो हम बर्मिंघम में रहते हैं, इंग्लैंड में। सो यहाँ का वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ का वुमेन्स हॉस्पिटल में हमारा अपॉइंटमेंट था। और दोस्तों मेरी जो पहली प्रेगनेंसी थी, वहाँ पर वहीं पर मेरा सारा डिलीवरी और सब कुछ हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल को जानती थी अच्छे से। सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हम अपॉइंटमेंट वाले दिन पहुँच गए थे। बस ये था कि अब मेरी बेटी को मुझे उसकी नर्सरी थी, लकीली उस जाती थी वो नर्सरी में, तो वहाँ हमने उसको छोड़ दिया, फिर हम अपॉइंटमेंट के लिए गए थे। और उस समय हमें बहुत एक्साइटमेंट थी, क्योंकि बेबी इस वक्त तक काफ़ी बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चर आप दिख जाता है आपको पूरा। और उस समय वो आपको जेंडर भी यहाँ पर UK में बता ही देते हैं, अगर आप जानना चाहो तो। सो बहुत एक्साइटमेंट था, मैंने अच्छे से पानी वानी पिया, और फिर मैं गई हॉस्पिटल में। और फिर जब हमें स्कैन का नंबर हमारा आ गया था, तो फिर डॉक्टर ने सब कुछ चेक किया अच्छे से, और ये काफ़ी डिटेल स्कैन होता है, तो काफ़ी वक्त भी लगता है, पूरे हैंड्स, फीट, किडनी, लंग्स, हार्ट और स्टमक, और काफ़ी कुछ, हार्ट के लिए भी 4 चैम्बर, काफ़ी कुछ उन्हें देखना पड़ता है, प्लेसेंटा की पोजीशन और ब्लड फ्लो, वो सब देख रहे थे। तो जब उन्होंने सब चेक किया, और फिर उन्होंने बस लास्ट में यही रिजल्ट हमें दिया था कि जो मेरा प्लेसेंटा है वो थोड़ा लो लाइन था। तो हम थोड़ा डर भी गए थे, लेकिन फिर था कि डॉक्टर से मिलते हैं, देखते हैं क्या बात है, वो बताएंगे। और हमें जेंडर उन्होंने तभी बता भी दिया था। सो मैं आपको लेटर बताऊंगी कि हमें क्या बताया था। सो दोस्तों जैसे ही हमें पता चला कि हमारा प्लेसेंटा लो लाइन है, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट जनरेट कर दी थी। सो ये प्रोसीजर होता है कि जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराओ, आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, आपको टेक्नीशियन रिपोर्ट बना देते हैं, फिर आपको वेट करना पड़ता है स्पेशलिस्ट से मिलने का, कंसल्टेंट से। तो वहीं पर आपको वेट करना था, फिर जो आपकी जो कंसल्टेंट है वो आपसे मिलती है।
सो हम वेट कर रहे थे, फिर जो हमारी कंसल्टेंट थी, हमारा नंबर आया तो फिर ने रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी इनिशियल स्टेज में आपका थोड़ा लो लाइन प्लेसेंटा है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे ऊपर आ जाता है। तो हम फिर से एक अल्ट्रासाउंड करेंगे 32 वीक्स पर, हम फिर चेक करेंगे कि आपका प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, उस हिसाब से फिर हम आगे का फॉलोअप ट्रीटमेंट करेंगे कि हमें क्या करना है, प्लानिंग आगे की वैसे ही करेंगे। और उन्होंने साथ में मुझे एक दवाइयाँ जो मेरी चल रही थी, उसके साथ उन्होंने मुझे एस्प्रिन भी रोज़ खाने को बोला, क्योंकि दोस्तों मैं आपको कोई दवाई सजेस्ट नहीं कर रही, मैं जस्ट अपनी जर्नी बता रही हूँ। क्योंकि मुझे इसलिए बोला क्योंकि जो मेरी प्रीवियस प्रेगनेंसी थी, उसमें मुझे जो हाई ब्लड प्रेशर था लेटर ऑन प्रेगनेंसी में हो गया था, उससे मुझे प्री एक्लेम्सिया जो होता है उसके चांसेस बन गए थे। तो डॉक्टर ने इसमें बोला कि आप एक छोटा लो डोज एस्प्रिन हमेशा खाते रहें, ताकि उसके चांसेस कम रहे और वो कॉम्प्लिकेशंस आपको ना आ जाए दोबारा और ना रहे। सो मेरे पास मुझे अपनी नॉर्मल विटामिन खानी थी, फॉलिक एसिड और आयरन भी खाना था, और एक एस्प्रिन भी खानी थी, और ये खाना था। फिर बस हम घर आ गए थे, और उसके कुछ दिनों बाद, मतलब 28 वीक्स पे आई थिंक मेरा था, 22 28 वीक पे लेटर ऑन दिसंबर में था हमारा शुगर का टेस्ट। सो जो हमारा डायबिटीज़ का शुगर का टेस्ट होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं उसको। सो उसकी अपॉइंटमेंट थी, बाकी सब सही चल रहा था, थोड़ा सा दिमाग में टेंशन था कि लो लाइन प्लेसेंटा क्यों है। सो उसकी लो लाइन प्लेसेंटा की वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर महसूस होता था नीचे की तरफ, जब चलते थे हम तो दर्द होने लगता था, लेकिन और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों एक बार मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ब्लड आया हो, थोड़ा बहुत हल्का सा, लेकिन फिर मैंने मिडवाइफ से बात करी थी और फिर उन्होंने बोला था कि आप तुरंत आकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं आया और फिर दर्द भी नहीं हुआ था, तो सब कुछ नॉर्मल रहा था, फिर डरने वाली कोई बात नहीं थी। सो फिर दोस्तों वो अपॉइंटमेंट आ गया ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वाला। सो हमें पहले से इंस्ट्रक्शंस थे कि उस दिन आपको रात को 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है और ना ही पीना है, और आपको सुबह 9 बजे आना है, आपको 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। और जैसे आपने रात को 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाया है, आई थिंक 9 बजे बोला था उन्हें, 9 साढ़े 9 के बजे के बाद कुछ नहीं खाया है, तो आपके 9 साढ़े 9 अगले दिन टेस्ट हो सकता था। फिर हम पहुंच गए टाइम से, मेरा पहले उन्होंने सैंपल ले लिया बुला के 9 साढ़े 9 बजे पे, 12 घंटे पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने एक ड्रिंक दी थी मुझे पीने के लिए वहीं पर। फिर मैंने वो ड्रिंक पी ली, 2 घंटे में वहीं बैठी थी, फिर उन्होंने मेरा दोबारा सैंपल ले लिया, और साथ ही में मैंने एक और इंजेक्शन था, फ्लू का भी वैक्सीन मैंने उसी वक्त लगवा ली थी फिर, और एक और वैक्सीन मुझे लगी थी, आई थिंक डीपीटी बोलते, टिटनेस डिप्थीरिया और सिफिलिस का एक टोटल वैक्सीन आती है, वो भी लगती है, तो वो भी मैंने लगाई थी। दोस्तों वो मेरी वैक्सीन दोनों लग चुकी थी, एंड उसके बाद मेरा जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट था वो भी आगे हो गया था, फिर हम घर आ गए। और उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट है, वो अगर आपको अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो वो आपको तुरंत ही शाम तक फ़ोन कर देते हैं, और अगर आप नॉर्मल होते हैं तो फिर आपको फॉलोइंग 1-2 दिन में आपके घर पे लेटर आ जाता है। तो फिर क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे शाम को ही फ़ोन आ गया था उनका कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। दोस्तों मेरा तो मतलब दिल ऐसे बैठ गया। मैंने उनसे कहा कि आप एक बार और चेक कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमें डिटेक्ट हो गया, हमें पता चल गया आपको डायबिटीज़ है, तो हम आपका एक अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, और आपको ऐसा करना है कि आप आ सकते हो या अपने हस्बैंड को भेज सकते हो। आप आकर अपना एक किट लेकर जाओ यहाँ से, जिसमें होगा आपकी मशीन होगी, और जिसको आपको 4 बार अपना दिन में टेस्ट करना है, बिफोर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, और एक रात में। और उसके बाद आपको दवाई खानी है, मेटफॉर्मिन दवाई उन्होंने मुझे दी थी, और वो आपको खानी है, सुबह शाम खानी है। और उसके बाद आपका जो जैसी आपकी रीडिंग आई है, आपको उन्होंने मुझे एक ऐप बताई थी, उसमें मुझे रीडिंग्स अपनी लिखती जानी है। फिर वो मॉनिटर करेंगे कि मेरी जो डायबिटीज़ है कैसे चल रही है, कैसे जा रही है, और उस हिसाब से फिर वो आगे का ट्रीटमेंट करेंगे। और उन्होंने मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो डायबिटीज़ टीम को ट्रांसफ़र कर दी थी। तो हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते होंगे जो डायबिटीज़ रिलेटेड प्रेगनेंसीज को संभालते होंगे, या जो नॉर्मल और जैसे। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपका स्कैन कब का बुक है। मेरा स्कैन ग्रोथ स्कैन 32 वीक्स का बुक था, क्योंकि मुझे लो लाइन प्लेसेंटा था इसलिए।
सो मैंने उन्हें बताया कि मेरा जो 32 वीक है उस पे बुक है। सो उन्होंने कहा कि नहीं, वो नहीं चलेगा क्योंकि वो उसमें काफ़ी टाइम है अभी, और तो हम एक और आपका बुक कर रहे हैं अल्ट्रासाउंड, तो आपके और उस टाइम पे 1 हफ्ते बाद का उन्होंने किया था, तो उस समय आकर आप एक बार हमसे मिल लीजिएगा और अपना स्कैन करा लीजिएगा। सो फिर 1 हफ्ता हो गया, मैं दवाई खा रही थी, रोज टेस्ट करती थी, मेरी जो फास्टिंग है वो बढ़िया आती थी, लेकिन आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरी थोड़ी ज़्यादा आती थी, बाकी लंच और डिनर मेरी रीडिंग है वो सही आती थी। सो फिर ऐसे ही चलता रहा, 1 हफ्ता हो गया। फिर जैसे ही मेरी रीडिंग ज़्यादा आती थी तो वो फ़ोन भी करती थी मिडवाइफ कि आपकी ज़्यादा आ रही है, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एक और थोड़ी-सी टैबलेट एक और बढ़ा लीजिए वही दवाई की, तो फिर मैंने वो बढ़ाई। और फिर जब ऐसे ही चलता रहा, फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर उनका जो मेरा अल्ट्रासाउंड था वो आ गया था, तो फिर उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड किया, तो उसमें बेबी का सारा मेजरमेंट किए, कहीं ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है बच्चे की। सो वो सब देखा, फिर हम जो थे डायबिटीज स्पेशलिस्ट मिडवाइफ से मिले उस डे पे। सो उन्होंने स्कैन देखा, उन्होंने बोला इतना ज़्यादा अभी बेबी का ग्रोथ मतलब सही जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बेबी एकदम से ग्रो कर जाता है तो आपको डिलीवरी में आगे प्रॉब्लम होती है। तो वो सब हो गया हमारा। उन्होंने फिर मुझे बता दिया कि आप जो दवाई खा रही हो खाती रहो, अपनी डाइट के लिए भी मुझे अलग से फ़ोन आया था, एक डाइटिशियन का, उनकी तरफ से, एनएचएस की तरफ से, कि आप क्या खा रही हो, जो उन्होंने मुझसे डिटेल में पूछा, ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हो, लंच में क्या खा रही हो, और उन्होंने मुझे कुछ चेंजेस करने को बोले, जैसे कि कार्ब्स कम खाने हैं, होल ग्रेन चीज़ें खानी है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, और डाइट कंट्रोल करके खाना है, पोर्शन में खाना है, लो कम पोर्शन में खाना है, और क्या क्या इंक्लूड और एक्सक्लूड करना है, वो सब उन्होंने बता दिया था मुझे। उसके बाद फिर हमारा जो था ग्रोथ स्कैन, वो 32 वीक्स पे तो बुक था ही, जो एंड ऑफ जनवरी थी लगभग। सो फिर हम आराम से सब होता रहा, मैं रीडिंग्स भेजती थी, कभी ज़्यादा कम, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा मेरी नहीं हो रही थी कभी भी, लेकिन एक रीडिंग मेरी ज़्यादा आती थी ब्रेकफास्ट के बाद की। फिर ये सब चलता रहा, और एकदम से फिर मेरा ग्रोथ स्कैन आया 32 वीक का, उस दिन हमें पता चला था कि मेरा प्लेसेंटा कैसा होने वाला है। सो फिर लो लाइन है कि सही हो गया, तो फिर उस दिन मेरा स्कैन था, जो ये वाला स्कैन था वो हमारा ट्रांसवजाइनल स्कैन था। सो वो नॉर्मल जो स्टमक पर स्कैन होता है वो नहीं था, ट्रांसवजाइनल था, क्योंकि हमें प्लेसेंटा की पोजीशन अच्छे से पता चले, क्योंकि मेरा जो था प्रोस्टीरियर प्लेसेंटा था, तो उसको देखना काफी डिफिकल्ट था। सो जब हमारा स्कैन हुआ, फिर उस पता चला कि टेक्नीशियन ने क्या, उसने बताया कि आपका प्लेसेंटा थोड़ा ऊपर आ चुका है, और आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, बस थोड़ा सा बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा थी हाथ पैरों की और उसकी। सो हम स्पेशलिस्ट से मिलने गए, सो डॉक्टर ने बोला कि इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और फिर उसी वक्त मुझे ग्लूकोज डायबिटीज़ वाले डॉक्टर थे वो भी मिले, तो उन्होंने बोला कि मुझे आपकी डायबिटीज़ अभी थोड़ी ठीक लग रही है, अभी जो आप खा रहे हो वो खाते रहो, कंटिन्यू करो। फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि मेरा लो लाइन प्लेसेंटा वाली प्रॉब्लम चली गई थी, बस अब मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ कि मेरा एक और ब्लड टेस्ट था कुछ दिनों बाद, जो था आयरन से रिलेटेड। जो आयरन से रिलेटेड एक और ब्लड टेस्ट लोग करते हैं, क्योंकि इस वक्त तक आपका आयरन लेवल काफी कम होने लगा, हीमोग्लोबिन लेवल कम होने लगता है, तो उससे रिलेटेड टेस्ट था। और उसके बाद बीच में ना मेरी डायबिटीज काफी खराब होने लगी थी, ज्यादा रीडिंग आने लगी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि मिडवाइफ मेरी डायबिटीज चेक करी थी, उन्होंने बोला कि आपको इंसुलिन स्टार्ट कर लाना चाहिए, क्योंकि आपकी डायबिटीज थोड़ी सी बढ़ रही है, तो आप ऐसा करो कि आप इंसुलिन भी लेने लगो, थोड़ी थोड़ी एमजी की। तो उन्होंने मुझे इंसुलिन के जो पेन टाइप के इंजेक्शन आते हैं वो दिए थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया था, और फिर उसी दिन हमने अपना आयरन का भी ब्लड टेस्ट कर लिया था। और फिर जो उन्होंने इंसुलिन के लिए मुझे बुलाया और दे भी दिए थे, और फिर मुझे बिल्कुल बिल्कुल बच्चों की जैसे समझा दिया था कि कैसे आपको इंजेक्शन लगाने हैं, आप अपने पेट पे भी लगा सकते हो, थाइस पर भी। तो कम कम डोज के मुझे इंसुलिन के इंजेक्शन मिल गए थे, जो मुझे एक दिन में लगाने थे और रात के लिए अलग मिले थे। सो एक दोपहर के लिए, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट था, और एक नाइट का ब्रेकफास्ट था, नाइट के लिए इंजेक्शन था इंसुलिन, और एक आफ्टर ब्रेकफास्ट था, तो दो इंसुलिन के इंजेक्शन मुझे मिले थे। सो दोस्तों एक आई थिंक हाँ ऐसे ही था। सो दोस्तों उस एक का नाम था थ्योरापी करके था, मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन में नीचे कि क्या था नाम।
उसके बाद वो दोस्तों हो गया, मेरा ब्लड टेस्ट था आयरन को लेकर, वो भी हो गया। फिर जब आयरन की रिपोर्ट आई तो दोस्तों फिर पता चला कि मेरा जो आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल है, वो थोड़ा नीचे है। 10 पॉइंट कुछ 10 से था, 10 था लगभग। तो डॉक्टर को लगता था कि जब आपकी डिलीवरी हो तो लगभग एटलीस्ट 10:30, 11, 11:30 तक होना चाहिए। सो जो फिर जो आयरन वाली टीम होती है यहाँ की, एनएचएस की, सो उन्होंने मुझे फिर बुलाया। सो दोस्तों मुझे काफ़ी चक्कर लगाने पड़े थे इस प्रेगनेंसी में। और आप अगर मेरी प्रीवियस प्रेगनेंसी का वीडियो देखेंगे तो वो काफ़ी स्मूथ रही थी, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी उसमें। सिर्फ डिलीवरी के बाद या डिलीवरी में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन वैसे मेरी प्रेगनेंसी वो वाली काफ़ी स्मूथ गई थी। तो हर प्रेगनेंसी में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये प्रेगनेंसी उस प्रेगनेंसी से काफ़ी अलग थी। और आई थिंक हर किसी की प्रेगनेंसी एक दूसरे से बहुत ही अलग होती है। सो दोस्तों जैसे मैंने बताया, मेरा आयरन लेवल बॉर्डर लाइन पे था, कम था। तो डॉक्टर ने बुलाया, उन्होंने बोला कि आपको जो आप आयरन की, जो हीमोग्लोबिन के आयरन की टैबलेट खा रहे हो, वो आप थोड़ी चेंज करके खाते हैं। सुबह खाओ, खाली पेट खाओ, ऑरेंज जूस के साथ खाओ, क्योंकि मुझे डायबिटीज थी, फिर मैं ज़्यादा ऑरेंज जूस भी नहीं ले सकती थी। तो उन्होंने मुझे शुगर फ्री एक स्क्वॉश था उसके साथ खाने को बोला, ताकि आप विटामिन सी के साथ आयरन खाते हो ना कुछ भी, तो आपके साथ ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। सो वो उन्होंने करने को बोला। और उन्होंने बोला कि अगर फिर भी नहीं बढ़ती, हम 1 हफ्ता देखते हैं, 15 दिन, 1 हफ्ता या 15 दिन देखते हैं, क्योंकि मेरी डिलीवरी भी अब काफ़ी नज़दीक आने ही लगी थी। लगभग 1 ही महीना बचा था आई थिंक। तो उन्होंने बोला फिर हम इंजेक्शन, ड्रिप के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू, आई थिंक लगता है आयरन, वो लगाएंगे। तो आई थिंक उसकी नौबत नहीं आई थी। तो कुछ दिनों बाद मेरी 1 हफ्ते बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी आयरन, और 10:30 पहुंच गया था, लगभग 11 होने वाला था। तो ठीक था। उसके बाद दोस्तों जब मेरा ये सब चल रहा था, उसके बाद मेरा डॉक्टर ने, जब मैं पहले दिखाने गई थी, उन्होंने बोला था कि हम 2 हफ्ते बाद फिर से स्कैन करेंगे और पता करेंगे कि बेबी की पोजीशन क्या है, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो उसी बीच में मेरा एक कम्युनिटी मिडवाइफ का भी चक्कर लगना था, उनका भी अपॉइंटमेंट चलते रहती है। आपकी एक बुकलेट बन जाती है, उसमें आपके सारे जो नॉर्मल मिडवाइफ के साथ अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो अपॉइंटमेंट्स होते हैं। और अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो फिर आपके कंसल्टेंट के साथ और उस तरीके के अपॉइंटमेंट्स चलते हैं। सो मेरा जो नॉर्मल मिडवाइफ वाला अपॉइंटमेंट था वो था। फिर उसमें भी मेरा नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यूरिन और ये सब चेक होता है। और फिर उस समय मैं काफ़ी हेवीली प्रेग्नेंट हो चुकी थी। 32, 34, 5 वीक्स चल रहा था, 34 वीक्स चल रहा था। और डॉक्टर ने बोला कि मिडवाइफ ने बोला कि आप इस बार डॉक्टर से जब मिलेंगे तो आप ऐसा कीजिएगा कि डिस्कस कर लीजिएगा कि आप डिलीवरी कैसे करवाना चाहते हैं, नॉर्मल, सी सेक्शन, क्योंकि आप ये सब डिस्कस कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरी डिलीवरी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जेस्टेशनल भी था और उससे पहले लो लाइन प्लेसेंटा भी था, फिर लो लाइन आयरन भी कम था, और मेरा जो प्रीवियस प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था, वो सब सोच के हमारे माइंड में चल रहा था कि हम क्या करें, कि हम नॉर्मल करें कि सी सेक्शन करें। क्योंकि पिछली बार जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा ब्लड लॉस हो गया था, आई थिंक 2-3 लीटर्स हो गया था। उसके बाद मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ा था और ब्लड चढ़ाना पड़ा था, वो सब दिमाग में चल रहा था। तो फिर दोस्तों हमारा एक अपॉइंटमेंट था अल्ट्रासाउंड का, जो डॉक्टर ने पहले बोला था कि 2 हफ्ते बाद करेंगे। तो वो हम करने गए थे, और उसमें जो बेबी का वेट था वो काफ़ी हायर साइड आ रहा था। 3.6 केजी से ऊपर 4 किलो तक, 3.9, 4 किलो तक आ रहा था। और लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट होता नहीं है, लेकिन फिर हम ऐसे बोल भी नहीं सकते कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम डॉक्टर से मिले, फिर हमने डिस्कस किया, तो हमारा मन हो रहा था कि हम डॉक्टर को सजेस्ट करें कि सी सेक्शन कर लेते हैं। और क्योंकि जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उस हिसाब से कि बच्चे की सेफ्टी भी थी, डॉक्टर ने भी बोला कि अगर बच्चा इतना बड़ा हो रहा है, फिर अगर उसको पुश नहीं कर पाए, अगर उसका शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बच्चा हैवी हो रहा है, तो सी सेक्शन का डिसाइड हुआ। फिर उन्होंने हमें उसका सारा बताया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी खतरा होता है। सी सेक्शन भी सिंपल नहीं होता, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें भी आपको जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर तो आपको हर पॉसिबिलिटी बताएगा ही, चाहे वो उसमें 1% भी हो खतरा हो तो भी बताएगा। तो वो सब हमने सुना, फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम सी सेक्शन की तरफ जाएंगे। सो म्यूचुअल बैठ गया था, और फिर हम उसने डॉक्टर ने हमसे साइन वगैरह करा लिए थे पेपर्स पे, और हमारा सब सेट हो गया। अब मैं लगभग
39 वीक्स के बाद ही सी सेक्शन होता है। तो 39 वीक्स पे उन्होंने हमें बोला कि हम आपको फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, और जैसी डेट हमें मिलती है बता देंगे हम ऑपरेशन की डेट आपकी कब है सी सेक्शन की। सब तो मैं लगभग अब 36-37 वीक हो चुके थे मेरे। अब मैं घर पे थी, और मेरा एक और ब्लड टेस्ट होना था ब्लड से रिलेटेड कि मेरा आयरन कितना हो गया है, लेकिन फिर वो हमने अब बोला कि जब हम ऑपरेशन के लिए आएंगे तभी डॉक्टर ने बोला तभी हम ये सारे फॉर्मेलिटीज तब ब्लड टेस्ट वगैरह कर लेंगे। उस जो ऑपरेशन से पहले भी सारे आपको एक बार सारे आपके चेकअप्स टेस्ट वगैरह होते हैं तभी। फिर दोस्तों बस हमें एक दिन फ़ोन आया, मेरा 37 वीक ही चल रहा था, कि आपका जो सी सेक्शन की डे है वो कंफर्म हो गया है 39 वीक पे। हम आपका 17 मार्च 39 वीक पे हम आपका ऑपरेशन करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। आपको सुबह आना है, खाली पेट आना है, और कोई भी ज्वेलरी नहीं पहननी है, और नहा धोकर अच्छे से आना है, और बस हम आपके इनिशियल चेकअप्स करेंगे और फिर आपका उस दिन ऑपरेशन होगा। सो बस सब कुछ डिसाइडेड था, और हम थोड़ा थोड़ा तो नर्वस थे कि नॉर्मल होना चाहिए था, कि सी सेक्शन होना चाहिए था, लेकिन बच्चे की सेफ्टी को देखते हुए तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये सही डिसीजन है, बच्चा बस सेफली आ जाए, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। हम रिकवर, मेरी रिकवरी ही मायने रखती है डिलीवरी के बाद, तो फिर हम धीरे धीरे रिकवर कर, मैं धीरे धीरे रिकवर तो कर ही जाऊंगी फिर, क्योंकि सी सेक्शन में आपको आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा अपनी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि सी सेक्शन का कट वगैरह होता है। तो ये हमारे माइंड में हमें पहले से था, हमने थोड़ी रिसर्च करी थी। तो बस फाइनली 39 वीक आ चुका था, और हमें उस दिन जाना था। तो फिर बस सुबह से माँ और जो मेरे इन लॉज थे पहले से आ गए थे, क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे होता है फरवरी में। सो वो दोस्तों मेरे इन लॉज बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो फरवरी में आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी मार्च में डिलीवरी होने वाली है, मेरा लास्ट का महीना चलेगा। तो मुझे पूरा सपोर्ट करने के लिए मम्मी पापा जी दोनों आ गए थे, और उन्होंने मेरी बेटी का पूरा ख्याल रख लिया था, और वो बहुत ही ज़्यादा अपने दादा दादी से बहुत ही ज़्यादा अटैच है। सो बहुत ही ज़्यादा उनके साथ में रहती थी, तो हमें भी कोई टेंशन नहीं रहती थी कि उसको नर्सरी लेके जाना है, उसका खाना पीना सब कुछ मम्मी जी ने और पापा जी ने संभाल लिया था। बस तो फिर 17 मार्च को मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों चले गए थे सी सेक्शन के लिए। और सी सेक्शन की बर्थ स्टोरी का व्लॉग मैंने पहले से दोस्तों बनाया, उसको ज़रूर देखें, वो डिटेल में है। और हम सुबह सुबह पहुंच गए थे, मेरे सारे चेकअप्स हुए, सब हुआ, मेरे हस्बैंड और मैंने चेंज किया ऑपरेशन वाले क्लोथ्स में, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में गए थे, और बिल्कुल सब कुछ आराम से हो गया, और मेरा ब्यूटीफुल सा बेबी बॉय हमारे पास आ गया था। एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद भी सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। एनएचएस ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा और मेरे जो सास ससुर हैं उनने, और मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता। और दोस्तों घबराए नहीं, यहाँ पर सब कुछ हो जाता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आपको छोटे से छोटी परेशानी हो, आपको कुछ भी डर लगे, तो आप तुरंत उसी वक्त अपनी मिडवाइफ को फ़ोन करें और जाएं चेकअप कराएं। यहाँ का जो ट्रियाज सेंटर है, जो आपकी बुकलेट बनती है, उसमें आपको एक नंबर भी दिया जाता है कि आपको अगर दर्द हो रहा है पेट में, आपके बेबी के मूवमेंट कम है, तो आपको तुरंत वहाँ पे ट्रियाज में फ़ोन करना है और तुरंत निकल जाना है। सो एक बार मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मैं डिस्कस करती हूँ, कि मुझे बेबी के मूवमेंट्स कम महसूस हो रहे थे। तो तुरंत हमने ट्रियाज में फ़ोन किया, वहाँ पर गई, उन्होंने मुझे मॉनिटर किया 2-3 घंटे, बेबी के मूवमेंट्स चेक की, सब कुछ हुआ। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया, और हमारी जो टेंशन थी वो रिजॉल्व कर दी। सो बिल्कुल भी घर पे ना बैठे, इतनी सी भी आपको दिक्कत लगे तुरंत जाए हॉस्पिटल, और सब कुछ अपने दिमाग को क्लियर करें, स्ट्रेस फ्री रहे, और जो भी है सब कुछ अपने पार्टनर से डिस्कस करें। और बहुत ही बहुत सब कुछ, मैं आप सबको बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, मतलब ब्लेसिंग देने वाली मैं कौन होती, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोल रही हूँ। जो भी माँ बनने वाली हैं इस वक्त, मैं उनसे ये कहूँगी कि स्ट्रेस ना लें, जो भी चीज़ें हैं उनका डट कर मुकाबला करें, और सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एनएचएस यूके इंग्लैंड में कोई रहता है, कोई भी प्रोसीजर के बारे में पूछना चाहता है कि कहाँ जाए, किससे क्या पूछे, तो वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं अपने जो चैनल है उस पर नई नई वीडियोस डालती रहती हूँ, अपने बेबी से रिलेटेड, अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, या अपने टूर ट्रैवल से रिलेटेड, घर से रिलेटेड। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, और मैं आप सबको यही कहूँगी।
All the best and congratulations to new moms. Bye bye and take care.